हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे लेजर फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लेजर रेट इक्वेशंस फॉर अ टू लेवल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम किसी भी टू लेवल सिस्टम के लिए लेजर रेट इक्वेशंस को डराइव करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार लेजर रेट इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं। लेजर रेट इक्वेशंस रिप्रेजेंट चेंज इन पॉपुलेशन इन एनर्जी लेवल्स ऑफ द लेजिंग मीडियम अंडर द एक्शन ऑफ पंपिंग। पंपिंग करने पर जो लेजिंग मीडियम के एनर्जी लेवल्स होंगे, उनकी पॉपुलेशन में क्या चेंज आएगा, ये हम लेजर रेट इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले एक टू लेवल लेजर सिस्टम कंसिडर करेंगे। ये है हमारे पास एक टू लेवल सिस्टम, जिसमें हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स होंगे। ये है हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, और इसकी एनर्जी होगी E1। और ये है हमारे पास हायर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल, जिसको हम एक्साइटेड एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, जिसकी एनर्जी होगी E2। जो हाई एनर्जी लेवल होता है, उसकी एनर्जी जो है वो लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी से ज़्यादा होती है। मीन्स यहाँ पर E2 जो है वो ग्रेटर देन E1 होगा। हम मान लेते हैं कि जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल है, इसकी जो पॉपुलेशन है, मींस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है इस एनर्जी लेवल में, वो है N1। और इस एक्साइटेड स्टेट में इस हाई एनर्जी लेवल की जो पॉपुलेशन है, मींस जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, वो N2 है। देखिए स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमारी लोअर स्टेट की पॉपुलेशन होती है, वो हमारी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन से हमेशा ज़्यादा होती है। मींस N1 जो है वो N2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल रहना चाहते हैं। और वो स्टेबल कैसे रहेंगे, जब उनकी एनर्जी मिनिमम होगी। और उनकी एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, लोअर एनर्जी लेवल में होगी। इसलिए थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर आपको एटम्स ज़्यादा दिखाई देंगे और यहाँ पर एटम्स आपको कम दिखाई देंगे। बट आप सब जानते हैं कि अगर आपको लेजर एक्शन प्रोड्यूस करवाना है तो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्शन होना जरूरी है। मींस एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लोअर स्टेट के नंबर ऑफ एटम से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवा पाएंगे, तभी आप लेजर एक्शन जो है वो अचीव करवा पाएंगे। मींस लेजर एक्शन ऑब्टेन करने की जो नेसेसरी कंडीशन है वो है N2 शुड बी ग्रेटर देन N1 एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्शन। ये जो कंडीशन है ये हम अचीव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ पंपिंग। हम बाहर से सिस्टम पर एनर्जी डालते हैं, जिससे हमारे जो एटम्स हैं वो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, और ये कंडीशन जो है अचीव हो जाती है, N2 शुड बी ग्रेटर देन N1 हो जाता है। बट स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि क्या टू लेवल लेजर सिस्टम में क्या ये कंडीशन अचीव करवा पाना पॉसिबल है, क्या ये कंडीशन अचीव हो पाएगी, क्या पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो पाएगा, क्या किसी टू लेवल लेजर सिस्टम में आप लेजर एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करवा पाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। अ टू लेवल सिस्टम इज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले हम एक टू लेवल सिस्टम कंसिडर करेंगे, जहां पर N1 है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट हैविंग एनर्जी E1। N1 है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम इस लोअर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन भी बोलते हैं। लोअर एनर्जी लेवल को हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, और इसकी एनर्जी होगी E1। N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट हैविंग एनर्जी E2। जो हमारा हायर एनर्जी लेवल है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, इसकी एनर्जी E2 है। इसकी पॉपुलेशन को हमने N2 कंसीडर किया है। पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो प्रेजेंट होंगे इस हाई एनर्जी लेवल में, वो होंगे हमारे पास N2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या है, ये जो एटम्स हैं आपको जो लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा दिखाई देंगे, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में कम दिखाई देंगे। मींस यहाँ पर हमारे पास N1 जो है वो ग्रेटर देन N2 है। बट अगर आपको लेजर एक्शन प्रोड्यूस करवाना है तो आपको बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट करना होगा।
जिसे हम पॉपुलेशन इन्वर्शन बोलते हैं, आपको N2 को N1 से ज़्यादा करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, इस सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो फॉल करवानी होंगी। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो फोटोन से मिलकर बनी होती है और हर एक फोटोन जो है वो एक टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी होता है और हर एक फोटोन जो है वो h न्यू एनर्जी कैरी करता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फोटोन इंसिडेंट करवाया, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाई, तो क्या होगा, ये जो एटम्स होंगे ग्राउंड स्टेट में ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ये ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ये जो आप फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसकी जो एनर्जी होगी h न्यू, वो किसके बराबर होगी, इन दोनों लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। मींस h न्यू जो है वो E2 माइनस E1 के बराबर होगा। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। सिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, आपने लोअर एनर्जी लेवल में बैठे एटम्स को स्टिमुलेट किया ताकि वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाएं बाय एब्जॉर्बिंग दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मींस बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ऑफ दीज फोटोन्स h न्यू। तो ये जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का रेट होगा, कितने एटम जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेंगे, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर होगा कि आपके लोअर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, मींस यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है एटम्स की, उस पर डिपेंड करेगा वो रेट, मींस N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो रेट। और दूसरा फैक्टर जो होगा जिस पर रेट ऑफ सिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा वो होगा हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, जिसको हम डिनोट करेंगे E न्यू से। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि आप कितनी एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है पर यूनिट एरिया फॉल करवा रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो हमारे पास जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है N1 के साथ साथ E न्यू पर भी डिपेंड करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आप यही सब कुछ अब यहाँ पर लिखेंगे, लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी डेंसिटी E न्यू बी इंसिडेंट ऑन दिस सिस्टम। तो अब आप क्या करेंगे, इस सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट करवाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू और एनर्जी डेंसिटी होगी यहाँ पर E न्यू। द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम डिनोट करेंगे, रेट को डिनोट किया R से, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को हम डिनोट करेंगे STA से। ST स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड, A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन। तो कितने एटम जो हैं यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेंगे जब आप बाहर से एनर्जी फॉल करवाएंगे सिस्टम के ऊपर, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी लोअर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन कितनी थी, मींस RSTA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। और किस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी एनर्जी डेंसिटी की रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट करवा रहे हैं सिस्टम के ऊपर, मींस RSTA जो होगा वो एनर्जी डेंसिटी E न्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो RSTA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 एंड E न्यू। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, और आगे का पार्ट हम प्रोसीड करेंगे इस टॉपिक का आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N1 एंड E न्यू के। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट होगा B12, और B12 को हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेवल E1 टू E2, वेयर B12 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेवल E1 टू E2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, B12 और E न्यू को, इन दोनों को हम एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और वो सिंगल कांस्टेंट होगा हमारे पास W12। RSTA इज इक्वल टू W12 N1, क्योंकि जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होगी इंसिडेंट रेडिएशंस की वो भी कांस्टेंट होगी। तो इन दोनों को मिला के हमने एक सिंगल कांस्टेंट W12 से रिप्लेस कर दिया और साथ में N1 ऐसे ही रहने दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, वेयर W12 इज इक्वल टू B12 मल्टीप्लाई E न्यू। इसे हम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आपने बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट करवा के एटम्स को लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया। क्या ये जो एटम यहाँ पर आया है, क्या ये ज़्यादा देर तक यहाँ पर रहेगा, क्या ये हमेशा के लिए यहाँ पर रहेगा? तो आंसर है स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि जो हमारा एक्साइटेड एनर्जी स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम होता है और वो होता है हमारे पास
10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो ये एटम जो है 10⁻⁻8 सेकेंड्स टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद नीचे आएगा, वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। अब ये लोअर एनर्जी लेवल में दो तरह से ट्रांजिशन कर सकता है, फ्रॉम एनर्जी लेवल E2 टू एनर्जी लेवल E1, और वो दो वेज होते हैं हमारे पास, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन में ये जो एटम एक्साइटेड स्टेट में गया था 10⁻⁸ सेकेंड्स टाइम स्पेंड करने के बाद ये अपने आप नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिसमें एक्साइटेड स्टेट में गया एटम अपने आप वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की खास बात ये है कि ये एमिशन जो है वो रेडिएटिव भी हो सकता है और नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है। आइए बात करते हैं पहले रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन की। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जब ये एटम जो है एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा, मींस फोटोन एमिट करेगा, और इस फोटोन की जो एनर्जी होगी hν वो किसके बराबर होगी, E2 - E1 के बराबर होगी, और इसे हम बोलते हैं रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन। और रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन के रेट को हम डिनोट करते हैं A21 से। और दूसरा होता है हमारे पास नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन। उसमें क्या होगा, जब ये एटम ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो उस केस में वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट नहीं करेगा, जबकि वो एनर्जी लूज करेगा। बट किस फॉर्म में करेगा, वो या तो वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगा, या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, या रोटेशनल एनर्जी की फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगा, जो कि आसपास के सराउंडिंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। उसे हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन, या फिर नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल E2 टू E1। और उस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन रेट को हम डिनोट करेंगे S21 से। 21 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे हो रहा है। तो टोटल ट्रांजिशन रेट कितना होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E1, वो होगा इन दोनों का सम, मींस A21 दैट इज रेट ऑफ रेडिएटिव ट्रांजिशन प्लस रेट ऑफ non-radiative transition, that will be equal to total transition rate for transition E2 to E1 in case of spontaneous emission, जिसको हम डिनोट करेंगे T21 से। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन भी लेना है और रेडिएटिव ट्रांजिशन भी लेना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो होगा क्या, यहाँ पर जो एटम एक्साइटेड स्टेट में गया था वो वापस से नीचे आएगा अपने आप, जिसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। और इस स्पॉन्टेनियस एमिशन के रेट को हम डिनोट करेंगे R, स्पॉन्टेनियस मीन्स SP, और एमिशन है तो E से डिनोट करेंगे इसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब कितने एटम जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएंगे अपने आप बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि आपके एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है, मींस N2 के ऊपर डिपेंड करेगा। मींस RSTE विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, और वो कांस्टेंट आपको लेना है T21 और साथ में आ जाएगा आपका N2। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन, जहाँ पर T21 क्या है, वेयर T21 जो है वो इन दोनों ट्रांजिशन रेट्स का सम होगा, दैट विल बी इक्वल टू A21 प्लस S21। T21 को हम बोलते हैं टोटल ट्रांजिशन रेट फ्रॉम E2 टू E1 फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, जहां पर हमारे पास A21 है यहाँ पर रेडिएटिव ट्रांजिशन रेट फ्रॉम E2 टू E1, और S21 है हमारे पास यहाँ पर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन रेट फ्रॉम E2 टू E1।
तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा वो रेडिएटिव भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है। एटम अपनी एनर्जी लूज कर सकता है व्हाइल मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E1 इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और समथिंग एल्स फॉर्म ऑफ एनर्जी विच विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का काम हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा एक्साइटेड स्टेट में एटम गया था फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल E1, वो दो वेज में नीचे की तरफ ट्रांजिशन कर सकता है, या तो वो अपने आप नीचे आ जाए जिसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं, जिसको हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था। दूसरा वे ये है कि इस एटम को एक्साइटेड स्टेट से नीचे कैसे लाया जाए, वो हम ऐसे ला सकते हैं कि बाहर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट करते हैं, मीन्स फोटोन इंसिडेंट करते हैं जिसकी एनर्जी होगी hν। ये फोटोन इस एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा और इसको स्टिमुलेट करेगा, इसको ट्रिगर करेगा, इसको फोर्स करेगा कि ये ट्रांजिशन करे लोअर एनर्जी लेवल में, और इसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्योंकि हमने एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम को स्टिमुलेट किया बाय इंसिडेंटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बाय इंसिडेंटिंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी hν, ताकि वो इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन कर सके। तो अब इसका जो रेट होगा स्टिमुलेटेड एमिशन का, मींस कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेंगे बाय दिस प्रोसेस, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है अपर लेवल की, और दूसरा डिपेंड करेगा कि जो आप इंसिडेंट करवा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, मींस Enu पर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसको हम डिनोट करेंगे RST, E से ST फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी लेवल, जहाँ से एटम्स ने ट्रांजिशन करनी है उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा। और दूसरा है कि आप कितनी एनर्जी डेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो फॉल करवा रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा B21। B21 है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम लेवल E2 टू लेवल E1। तो हमें पता है जब हमने आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो वहां पर हमने ये प्रूव किया था कि जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट B21 होता है वो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट B12 के बराबर होता है। तो B21 को आप B12 से रिप्लेस कर देंगे, और आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, B12 मल्टीप्लाई Enu को एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया था, और वो कांस्टेंट था W12, और इसे हमने दिया था सेकंड इक्वेशन, अगर आपको याद हो W12 था हमारे पास B12 Enu के बराबर, तो इसकी जगह हम रख देंगे W12। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन आ जाएगा हमारे पास W12N2, ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे कि इस एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, उसका रेट हम फाइंड आउट करेंगे, मींस टाइम के साथ N2 की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप लिखेंगे द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल E2 इज गिवन एज, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन होगा एनर्जी लेवल E2 का उसको हम डिनोट करेंगे dN2/dt से। देखिए यहाँ पर तीन प्रोसेसेस हो रही हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, और स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है। तो इस लेवल की जो पॉपुलेशन है वो कौन सी प्रोसेस बढ़ा रही है, वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बढ़ा रही है, जब हमारे पास एटम जो हैं वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहे थे। तो ये वाली प्रोसेस तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस RSTA, जो प्रोसेस पॉपुलेशन बढ़ाएगी उसके साथ प्लस साइन लगाएंगे, जो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी इस लेवल की उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन में एटम ट्रांजिशन कर रहे थे यहाँ से यहाँ, मींस यहाँ पर पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रही थी स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। और जो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस है ये भी यहाँ के एटम्स को यहाँ पर ट्रांजिशन करवा रही है, मींस ये भी यहाँ की पॉपुलेशन को कम कर रही है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, RSTE आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। RSTA की वैल्यू कितनी थी, W12N1 थी। RSP की वैल्यू कितनी थी थर्ड इक्वेशन में, वो थी T21N2, और RST की वैल्यू हमने कितनी निकाली है फोर्थ इक्वेशन में, W12N2 निकाली है। यहाँ से और यहाँ से W12 कॉमन ले लीजिए, तो W12 कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा N1 माइनस N2, साथ में ये टर्म मिलेगी T21N2, ये होगी हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। तो पहली लेजर रेट इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास टू लेवल सिस्टम के लिए, जिसमें हमारे पास N2 में कितना चेंज आ रहा है
टाइम के साथ, मीन्स इस एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है इस इक्वेशन के माध्यम से। तो इसी तरह से इस लेवल की पॉपुलेशन में कितना चेंज आएगा वो नेट रेट भी हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या इस सिस्टम में लेज़र एक्शन पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी लेवल E1 है उसकी पॉपुलेशन में टाइम के साथ क्या चेंज आएगा। आइए उस पर नजर डालते हैं। तो आप लिखेंगे द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल E1 इज गिवन एज। हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोसेसेस हो रही थी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पर इस एनर्जी लेवल E1 की पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, कौन सी प्रोसेस इसकी पॉपुलेशन को कम करेगी, आइए वो देखते हैं। पहले इस प्रोसेस की बात करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में यहाँ से एटम जो है वो यहाँ पर जा रहे थे, तो जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी वो इसकी पॉपुलेशन को कम कर रही थी, तो यहाँ पर आएगा -RSTA। अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस क्या कर रही थी। स्पॉन्टेनियस एमिशन में एटम जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा था, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +RSPE। और स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण भी एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा था, तो ये भी इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, तो यहाँ पर आएगा +RSTE। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। RSTE की वैल्यू थी हमारे पास W12N1, RSPE की वैल्यू थी हमारे पास T21N2 और इसकी वैल्यू थी हमारे पास W12N2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से माइनस का W12 कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिलेगा -W12, अंदर रह जाएगा हमारे पास N1, यहाँ रह जाएगा -N2 प्लस यहाँ पर रह जाएगा T21N2। ये होगी हमारी 6th इक्वेशन। तो ये आ गया हमारे पास dN1/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल E1 हमारे पास आ चुका है। तो ये इस 2 लेवल लेजर सिस्टम के लिए हमारे पास सेकेंड लेजर रेट इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, 5th और 6th इक्वेशन को ऐड करेंगे साइड वाइज, तो आपको मिलेगा एडिंग 5 and 6 साइड वाइज वी गेट। तो आप पहले लिखेंगे dN1/dt, फिर लिखेंगे +dN2/dt इज इक्वल टू, इनकी राइट हैंड साइड्स को ऐड कीजिए। यहाँ पर है -W12N1 -N2, यहाँ पर है प्लस का W12N1 -N2। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक माइनस के एक प्लस की है। यहाँ पर है प्लस का T21N2, यहाँ पर है माइनस का T21N2, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड्स को ऐड करके हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से dy/dt कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा N1 + N2 इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है N1 + N2 वो कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मींस दोनों लेवल्स की जो पॉपुलेशन का सम होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे जो दोनों लेवल्स के, उनका जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और इस कांस्टेंट को हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये 2 लेवल लेजर सिस्टम के लिए। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का काम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इस 2 लेवल सिस्टम के लिए लेजर रेट इक्वेशन जो है वो डराइव कर ली थी 5th और 6th इक्वेशन में, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, जो रिप्रेजेंट कर रही थी द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज 2 एनर्जी लेवल्स। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं इन स्टडी स्टेट। जब स्टूडेंट्स हमारे पास स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों लेवल्स की जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो फिक्स हो जाएगी। तो उस केस में नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल E1 जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल E2 वो भी 0 हो जाएगा। मीन्स dN1/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा, dN2/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा इन स्टडी स्टेट। तो dN1/dt की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो हमने 6th इक्वेशन में निकाली थी, -W12N1 -N2 + T21N2 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से dN2/dt क्या था हमारे पास, W12N1 -N2 -T21N2 ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर dN2/dt की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर dN1/dt की वैल्यू पुट कर दी और दोनों को 0 के बराबर रख दिया। तो अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, W12N1 -N2, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, -T21N2 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल इसके जैसी इक्वेशन आ गई। तो हम सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व करते हैं और हमें देखते हैं क्या मिलता है। W12N1 -N2 इज इक्वल टू T21N2 हो गया। इस N2 को नीचे ले आइए, N1 -N2/N2 हो गया इक्वल टू T21/W12 हो गया। N1/N2 -N2/N1 इज इक्वल टू T21/W12 हो गया। N2 से N2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगा N1/N2 -1
इज इक्वल टू T21/W12। आप क्या करेंगे, -1 को उधर ले जाएंगे जो कि प्लस हो जाएगा उधर जाके, N1/N2 इज इक्वल टू 1 + T21/W12 हो जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे, W12 एलसीएम में आ गया, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर W12 + T21 और यहाँ पर रहेगा N1/N2। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करके आपको मिलेगा दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। N2/N1 क्या मिलेगा आपको, W12 ऊपर आ जाएगा और इन दोनों का सम नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिलेगा ये हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स, जो W12 है और जो T21 है वो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी, तो इन दोनों का सम जो है वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, मींस ग्रेटर देन 1 होगा। मींस इसका मतलब ये है कि जो हमारा इस रेशो का डिनोमिनेटर होगा वो यहाँ पर बड़ा होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो ये जो रेशो आएगा वो ऑब्वियस है कि लेस देन 1 आएगा। एज W12 एंड T21 बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो ये टर्म बड़ी होगी, ये टर्म छोटी होगी, ऑब्वियस होगा ये, और ये रेशो होगा वो लेस देन 1 होगा, तो आपका N2/N1 जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका N2 जो है वो लेस देन N1 हो गया। मीन्स 2 लेवल लेजर सिस्टम में जो हमारा N2 होगा, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी लेवल E2 में, वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से कम रहेंगे। मींस यहाँ पर आप पॉपुलेशन को इन्वर्ट नहीं कर सकते, पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव ही नहीं कर सकते, N2 को N1 से ज़्यादा नहीं कर सकते 2 लेवल सिस्टम में, तो लेज़र एक्शन जो है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन अ 2 लेवल सिस्टम। तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट इन अ 2 लेवल सिस्टम पॉपुलेशन कैन नेवर बी इन्वर्टेड, हेंस इन अ 2 लेवल सिस्टम इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव लेज़र एक्शन। तो 2 लेवल सिस्टम में कभी भी आप लेजर एक्शन को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि N2 जो है वो N1 से कम रहेगा। हमने यहाँ पर मैथमेटिकली इसको डराइव कर दिया है। तो लेजर एक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको कम से कम 3 लेवल्स चाहिए होते हैं। तो 3 लेवल सिस्टम के लिए लेजर रेट इक्वेशन जो है वो कैसी रहेंगी, इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक के। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.